Dear students, today we are discuss about chapter 1st Introduction to Biochemistry and lecture 5 Protein Deficiency Disease of DPharm फर्स्ट ईयर। इससे पहले आपने 3 लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा है। लेक्चर फोर्थ क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन आप प्रैक्टिकल में पढ़ चुके हैं, तो इस पर वीडियो हम कल बनाएंगे। लेक्चर 5 प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 2018 में अगर देखा जाए तो गिव देयर प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ है ना, ये 4 नंबर का है। वाट आर प्रोटीन्स एंड डिफिशिएंसी डिजीज़ पूरा 8 नंबर का पूछा गया है। 2019 की बात करें तो 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 2020 में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वाट आर प्रोटीन गिव देयर प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ 8 नंबर का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये रिपीट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और अमीनो एसिड की कमी से होने वाले रोग, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन की यूनिट है, तो दोनों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से उनकी स्टडी करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुत ही कॉमन 2 डिजीज़, क्वाशरखोर और मायरस्मस। 2 रोग बड़े इंपॉर्टेंट है जो प्रोटीन की कमी से होते हैं, है ना। क्वाशरखोर में क्या होता है, क्वाशरखोर में जो बच्चा होता है वो थुलथुल हो जाता है। जो बेबी होगा वो थुलथुल हो जाएगा। क्लियर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द चाइल्ड। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, प्रोटीन की कमी से ये चाइल्ड के अंदर बीमारी हो जाती है, जिसमें बच्चा छोटा रहता है और थुलथुल हो जाता है। कॉमन आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चाइल्ड। जनरली 3 साल के बाद की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये रोग होता है। थर्ड पॉइंट, चाइल्ड डिपेंड ऑन रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट बट डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये जो बच्चा होता है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को खाता है ना, और प्रोटीन की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से पेट बाहर निकल आता है, थुलथुल और लेज़ी हो जाता है। क्लियर। इट रिजल्ट इनटू स्टंट ग्रोथ एंड पॉट बेली एब्डोमेन। सिम्टम क्या है, ग्रोथ स्टंट हो जाती है, यानी ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, छोटा रहेगा, नाटा रहेगा, और पॉट बेली एब्डोमेन, और पेट बाहर की तरफ निकला होगा। तो ये सिम्टम है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 4 पॉइंट सिर्फ आपको याद करना है क्वाशरखोर में। पहला पॉइंट ये है कि ये डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण बच्चों के अंदर रोग होता है ना। 3 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें ये रोग देखा गया है। जो बच्चा होता है वो जनरली कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड रहता है, और सिम्टम में क्या दिखेगा आपको, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो स्टंट हो जाती, रुक जाती, और पॉट बेली एब्डोमेन दिखेगा। क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट है मायरस्मस, सूखा रोग। इसमें बच्चा पतला दुबला दिखाई देगा, थिन एंड लीन, यानी पतला दुबला दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सूखा रोग। फर्स्ट पॉइंट, अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी बोथ। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी पर भी आप टिक करेंगे। दोनों की कमी से ये रोग बच्चों में होता है। वेरी कॉमन बिलो 1 ईयर्स ऑफ एज। 1 साल से छोटा जो बच्चा होता है उनमें ये रोग अक्सर देखा गया है। इट अकर्स ड्यू टू, इसके कारण की वजह क्या है, देखिए कारण कौन कौन से। केयरलेसनेस ऑफ मदर, माँ की लापरवाही। सेकंड, पुअर फैमिली, गरीबी। थर्ड, लेस स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, जो बच्चों की पैदाइश का अंतर होता है वो कम होना, उसकी वजह से बच्चे पतले दुबले रह जाते हैं। नेक्स्ट, बेबी डिपेंड्स ऑन काऊ मिल्क। बच्चा अगर काऊ मिल्क के ऊपर डिपेंड है तो भी वो पतला दुबला रह जाएगा। इट रिजल्ट इनटू लीन एंड थिन बॉडी विदाउट सबकुटेनियस इफेक्ट। ये बच्चा दुबला पतला दिखेगा, इसके ऊपर फैट बिल्कुल नहीं होती है। तो इस रोग को बोलते हैं सूखा रोग या मायरस्मस। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये रोग होता है। ठीक है, तो 2 रोग आपने देखा, क्वाशरखोर और मायरस्मस। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म है एल्काप्टोन्यूरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और अमीनो एसिड की कमी की वजह से होता है। अमीनो एसिड, डिफिशिएंसी ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड, चूँकि प्रोटीन
की यूनिट है, तो इसको प्रोटीन में हम लोग पढ़ लेते हैं। एल्काप्टोन्यूरिया, देखिए एक्सक्रीशन ऑफ एल्काप्टोन वाया यूरिन, इसमें क्या होता है कि एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होने लगता है एल्काप्टोन का वाया यूरिन। एल्काप्टोन इज फॉर्म्ड बाय टायरोसिन वाया वेरियस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। एल्काप्टोन जो प्रोडक्ट होता है वो टायरोसिन के ज़रिए बनता है काफ़ी रिएक्शंस के बाद में। कैसे बनता है? एल्काप्टोन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटोएस्टिक एसिड बाय ऑक्सीडेज एंजाइम। सबसे पहले एल्काप्टोन कन्वर्ट होगा एसिटोएस्टिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम। ये क्लासरूम में आपको हमने डायग्राम से समझाने की कोशिश की थी। ड्यूरिंग होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ड्यूरिंग होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन यानी स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच यानी होमोजाइगस है और रिसेसिव कंडीशन है। ऑक्सीडेज इज नॉट फॉर्म्ड एंड एल्काप्टोन इज एक्सक्रीटेड। एल्काप्टोन, देखिए चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ऑक्सीडेज एंजाइम इज नॉट फॉर्म। अगर रिसेसिव कंडीशन में जीन पाया जाता है तो ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एल्काप्टोन कन्वर्ट नहीं हो पाता एसिटोएस्टिक एसिड में, और जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सक्रीशन के ज़रिए बाहर निकलेगा। क्लियर? तो वही पॉइंट यहाँ लिखा है, ड्यूरिंग होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ऑक्सीडेज इज नॉट फॉर्म्ड एंड एल्काप्टोन इज एक्सक्रीटेड। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग यूरिनेशन एल्काप्टोन बाइंड विथ O2। यूरिनेशन जब आप करते हैं तो एल्काप्टोन प्रोडक्ट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एंड बिकम ब्लैक, उसको बोलते हैं ब्लैक वाटर यूरिन। ब्लैक वाटर यूरिन यानी जो यूरिन होगी वो ब्लैक कलर की हो जाती है। और सिम्टम क्या है? नोज टिप, ईयर लोब्यूल, नोज टिप, नाक की ये जो टिप है ये काली पड़ जाती है। ईयर लोब्यूल, ईयर लोब्यूल जो है ये काला पड़ जाएगा। बिकम ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपरफिशियल ब्लैक कैपिलरी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट प्रॉब्लम आल्सो अकर्स। तो ये कुछ सिम्टम थे जो आपने देखा एल्काप्टोन्यूरिया में। इसको एक बार फिर से आप समझ लें कि इस डिजीज़ में क्या होता है। इस डिजीज़ में एल्काप्टोन जो होता है वो एक्सक्रीशन के ज़रिए बाहर निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है? क्योंकि एल्काप्टोन का जो कन्वर्जन एसिटोएस्टिक एसिड में एंजाइम करता है ऑक्सीडेज, वो एंजाइम अगर रिसेसिव कंडीशन में है, अगर जीन उसका रिसेसिव कंडीशन में है तो ऑक्सीडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एल्काप्टोन का कन्वर्जन एसिटोएसिटिक एसिड में नहीं हो पाता है। फिर वो एक्सक्रीशन के ज़रिए बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलेगा तो लक्षण क्या दिखाई देंगे? सबसे पहला लक्षण ये है कि यूरिनेशन के दौरान जो यूरिन होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ब्लैक कलर की हो जाती है, पहला लक्षण। दूसरा क्या है? अगर आपकी बॉडी में एल्काप्टोन है, एल्काप्टोन बन रहा है यानी उसका कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो नोज टिप, ईयर लोब्यूल ये सब ब्लैक कलर की हो जाएंगे। क्लियर? जॉइंट प्रॉब्लम भी पैदा हो जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एल्काप्टोन प्रोडक्ट बन रहा है। इस बीमारी को बोलते हैं एल्काप्टोन्यूरिया। राइट। इसी तरह से सेकेंड पढ़ते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ फिनाइल कीटोन वाया यूरिन। इसमें फिनाइल कीटोन का एक्सक्रीशन होता है वाया यूरिन। फिनाइल एलानिन आप जानते हैं कि अमीनो एसिड है, इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। फिनाइल एलानिन जो अमीनो एसिड होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से? फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज की मदद से। डोमिनेंट जीन पी यानी फिनाइल एलानिन पी डोमिनेंट अगर कंडीशन में है, पी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंजाइम। क्लियर? बट इट्स रिसेसिव एलील प्रिवेंट दिस। अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में होगा तब तो ये कन्वर्जन होगा, और अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होगा, रिसेसिव फॉर्म में होगा, तो ये काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा?
एंजाइम सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कैपिटल P एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन स्मॉल p। यानी डोमिनेंट कंडीशन होना चाहिए, वो चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस है, तभी एंजाइम की सिंथेसिस होगी। जब एंजाइम की सिंथेसिस होगी तो वही एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। और अगर डोमिनेंट कंडीशन में कैपिटल P स्मॉल p अगर डोमिनेंट कंडीशन में ये जीन नहीं पाए जाएंगे तो फिर फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्योंकि वो एंजाइम बनेगा ही नहीं जो इसको कन्वर्ट करता है। उस एंजाइम को बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे देखते हैं। एंजाइम सिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। वही बात, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तब तो एंजाइम सिंथेसिस होगी, एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और अगर रिसेसिव कंडीशन में है जीन तो फॉर्मेशन नहीं होता है। एक्सेस ऑफ फिनाइल कीटोन इज टॉक्सिक टू द CNS। फिर फिनाइल कीटोन एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी में जमा होगा तो CNS के लिए नुकसानदायक है। कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, और दिमागी क्षमता को कम कर देता है, दिमागी रूप से कमज़ोर बना देता है। तो ये आपने देखा, इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। एक बार फिर से इसको समझ लें। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल कीटोन का एक्सक्रीशन होने लगता है यूरिन के रास्ते। क्लियर? यूरिन के ज़रिए फिनाइल कीटोन का एक्सक्रीशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम होता है तो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। और ये एंजाइम कैसे बनता है? ये तब बनेगा जब इसका बनाने वाला जीन डोमिनेंट कंडीशन में होगा। डोमिनेंट कंडीशन में जब होगा तभी ये बनेगा, वो चाहे होमोजाइगस हो और चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। डोमिनेंट कंडीशन शर्त है। लेकिन इस बीमारी में एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो इसको बनाने वाला जीन है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में पाया जाता है। डोमिनेंट में होता तो बन जाता, रिसेसिव में तो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन एक्सेस मात्रा में बॉडी में जमा होता है, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट रखता है CNS के लिए और दिमागी रूप से आपको कमज़ोर बना देता है। तो ये दूसरी बीमारी थी फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया देख लेते हैं। नॉन फॉर्मेशन या लेस फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलिन या ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट इनटू थैलेसीमिया। ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन आपने पढ़ा था। सिंपल प्रोटीन के टाइप्स होते हैं जो कि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अल्फा चेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन 16 क्रोमोसोम while बीटा चेन जीन्स आर प्रेजेंट इन 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अल्फा चेन में जो जीन पाया जाता है वो 16 नंबर के क्रोमोसोम पर होता है और बीटा चेन में जो जीन होगा वो 11 नंबर के क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। ड्यूरिंग अल्फा थैलेसीमिया अल्फा चेन इज़ नॉट फॉर्म्ड। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा कि अल्फा चेन नहीं बनती है। एंड ड्यूरिंग बीटा थैलेसीमिया बीटा चेन आर नॉट फॉर्म्ड। तो ये क्लियर हो गया कि थैलेसीमिया में लेस फॉर्मेशन या नॉन फॉर्मेशन होता है ग्लोबिन का। क्लियर? ग्लोबिन का नॉन फॉर्मेशन होता है। अगर अल्फा चेन में कोई गड़बड़ी आ रही, नॉन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे। अगर बीटा चेन में कोई गड़बड़ी या नॉन फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। ड्यूरिंग थैलेसीमिया बोन मैरो बिकम मोर एक्टिव। थैलेसीमिया के दौरान बोन मैरो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। देयरफॉर क्रेनियल बोन बिकम थिकेंड। जो क्रेनियल बोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह से थैलेसीमिया आपने देख लिया। थैलेसीमिया ये प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ है और एक्चुअल में अमीनो एसिड डिफिशिएंसी डिजीज़ है। क्लियर? आप जान रहे हैं कि थैलेसीमिया में
नॉन फॉर्मेशन या लेस फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया डिजीज़ होती है। हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं कि एक तो पार्ट हीम का होता है, दूसरा ग्लोबिन का पार्ट होता है, राइट। तो ग्लोबिन में 2 चेन होते हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन होती हैं। अगर अल्फ़ा चेन में दिक्कत हो रही है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन नहीं बने तो बीटा थैलेसीमिया। तो इस तरह से थैलेसीमिया भी आपने देख लिया। फिर सिकल सेल एनीमिया आपको बता देते हैं। ये भी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। तो जाहिर सी बात है, ग्लोबिन प्रोटीन है तो उसकी बात यहीं कर लेते हैं। वैसे सिकल सेल एनीमिया कई जगह आप पढ़ते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर में भी इसकी बात करते हैं, और आप थेराप्यूटिक्स में भी आप इसको देखते हैं, पैथोलॉजी में, ब्लड पैथोलॉजी में भी ये आता है। यहाँ पर प्रोटीन के रेफरेंस में बात करते हैं। इन दिस डिजीज सिकलिंग अकर्स इन द आरबीसी ड्यू टू डिफेक्टिव एचबी। हीमोग्लोबिन जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप होता है वो बदल जाता है। जनरली स्फेरिकल शेप की होती है आरबीसी, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में इसका शेप बदल जाता है और हसिया के आकार की हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है आरबीसी। सिकल का मतलब ही हसिया होती है, और जब इसका शेप बदल जाता है तो जो आर्टरीज या वेंस होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो उसके अंदर आरबीसी फ्लो नहीं कर पाती है, ल्यूमेन के अंदर फंसने लगती है, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आप इसको देखें, डिफेक्ट इज इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एचबी। हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफेक्ट पाया जाता है। सिकलिंग अकर्स ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी विच मे रिजल्ट इन माइक्रोवास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। बाधाएं पैदा हो जाती हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंट। क्लियर? इन द डिफिशिएंसी बीटा चेन ग्लूटोनिक एसिड इज रिप्लेस्ड ड्यू टू वाइलाइन at 6 place of amino acid. It results due to point mutation in which triplet proton GAG changes into GTG। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है कि जो ट्रिपलेट कोडान होता है GAG वो चेंज हो जाता है GTG में। तो ये एक पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल हो गया, है ना। म्यूटेशन आप जानते हैं, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। उत्परिवर्तन, अचानक जीन में अगर कोई चेंजिंग आ जाती है तो हम कहते हैं म्यूटेशन हो गया। तो GAG किस में चेंज हो जाता है? GTG में। डोमिनेंट जीन S इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन बट इट्स रिसेसिव एलील यानी स्मॉल s इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल। अगर डोमिनेंट जीन कैपिटल S है तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है या फॉर्मेशन करता है, लेकिन अगर यही जीन रिसेसिव कंडीशन में है, स्मॉल s के फॉर्म में है, तो नॉर्मल आरबीसी की जगह सिकल आरबीसी का फॉर्मेशन करने लगता है। इन द डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल S ऑल आरबीसी आर नॉर्मल। अगर आरबीसी को बनाने वाला जीन कैपिटल S डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है, तो सब की सब आरबीसी नॉर्मल होंगी। बट इन द रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, और वही जीन अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो सब की सब आरबीसी सिकल शेप की होंगी। इट्स नेचर ऑफ कोडोमिनेंस। सिकल सेल अनीमिया इज मोर कॉमन इन साउथ अफ्रीकन नेग्रो। साउथ अफ्रीका में जो नेग्रो कास्ट है उसमें ये जनरली देखी गई है सिकल सेल अनीमिया डिजीज़। कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में नेग्रो कास्ट में। वर मलेरिया इज आल्सो कॉमन। नेक्स्ट, पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल बिकम रेजिस्टेंस फॉर मलेरिया बिकॉज मलेरिया पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन द सिकल्ड आरबीसी। आप जानते हैं कि जो पर्सन सिकल अनीमिया से सफ़र करेगा वो मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि जो मलेरियन पैरासाइट होता है वो सिकल्ड आरबीसी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता है, डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ आपने देख लिया है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। होमवर्क सेक्शन में जाके इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करके प्लेन पेपर पे सॉल्व करके आप वहीं पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।